जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस। आज के एमसीक्यू करंट अफेयर सेशन प्री सिक्योर 17 मई को हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, करंट इवेंट्स के। पहला टॉपिक क्या है? मरीन फिशरीज सेंसस। हम ह्यूमन सेंसस की बात करते हैं, टाइगर सेंसस की बात करते हैं, फॉरेस्ट सर्वे या फॉरेस्ट सेंसस की भी बात करते हैं, बट यहां हम मरीन फिशरीज सेंसस की बात करेंगे। इसका 5th एडिशन होने वाला है एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यूपीएससी या एपीएससी या बाकी स्टेट पीसीस को ऐसे क्वेश्चंस बड़े प्यारे होते हैं। तो वही मरीन फिशरीज सेंसस जो रिसेंट में अभी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ था, उससे रिलेटेड एमसीक्यू। देन वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा अलग अलग रीजन से न्यूज में रहता है। मोरिंगा ओलिफेरा, ड्रम स्टिक जिसको बोलते हैं, बट जिससे ड्रम नहीं बजाते हैं, जिसको खाया जाता है, जिसको हमारे घरों में सहजन या सोजना के नाम से बुलाते हैं। काफी टेस्टी वेजिटेबल होता है और उतना ही हेल्दी होता है। सो उससे रिलेटेड क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं वो। देन जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट से रिलेटेड चीजें। आसाम में जूट कल्टीवेशन का क्या स्टेटस है, उसके बारे में बात। इंडिया में जूट कल्टीवेशन का क्या स्टेटस है वो देखेंगे। एंड लास्ट फिर हम एक वर्ल्ड मैप से रिलेटेड साकुरीजियामा वोल्केनो, नाम से आप आइडिया लगा सकते हो किस नेशन में होगा, उससे रिलेटेड फैक्ट। कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन का एनालिसिस भी और आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। ठीक है, यही आज के प्री सिक्योर का एजेंडा रहेगा। और तुम लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में करके बताते जाया करो प्रैक्टिस क्वेश्चन का, सो दैट ज्यादा फायदा हो। पहला क्वेश्चन आ जाइए, किससे रिलेटेड हो गया हमारा? मरीन फिशरीज सेंसस से रिलेटेड। मरीन फिशरीज सेंसस से रिलेटेड, मरीन फिशरीज सेंसस क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? एक बड़ा अच्छा आर्टिकल डाउन टू अर्थ में, सिर्फ डाउन टू अर्थ नहीं, इसके अलावा पीआईबी में भी था, द हिंदू में भी था, इंडियन एक्सप्रेस में भी था, बट डाउन टू अर्थ ने इसको बड़े अच्छे से कवर किया। क्या? कोस्टल स्टेट्स फिशरीज मीट। रिसेंटली कोस्टल स्टेट्स फिशरीज मीट हुआ, जहां पर क्या डिसीजन लिया गया लॉन्च करने का? 5th फिशरीज सेंसस। कौन सा फिशरीज सेंसस? 5th सेंसस। मतलब इससे पहले 4 फॉर्मल एडिशन हो चुके हैं 5th फिशरीज सेंसस। सो इससे रिलेटेड क्या चीज एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है? लास्ट सेंसस कब हुआ था? तो लास्ट सेंसस हुआ था 2016 में। देखो यहीं से हमको 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं। लास्ट जो 2016 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या मालूम पड़ा कि अराउंड 3477 फिशिंग विलेजेस है इंडिया में, कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज को लेकर। अब आज हम लोग देखेंगे 5th फिशरीज सेंसस के बारे में और उसके बाकी बेसिक्स को। पहला स्टेटमेंट क्या है? द सेंसस विल डॉक्यूमेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। अब जब मरीन फिशरी सेंसस की बात कर रहे हैं तो हम उसमें मरीन एनिमल्स काउंट नहीं करने वाले हैं ऑब्वियसली। हम किनके इकोनॉमिक कंडीशन या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करेंगे जो मरीन फिशरीज से रिलेटेड है। सो द सेंसस विल डॉक्यूमेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, यस, of marine fishermen families and map fisheries infrastructure spanning the entire coastline of country. yes, इस बार ना पूरे कोस्ट लाइन में हो रहा है। हर बार ये जरूरी नहीं होता है कि पूरा कोस्ट लाइन कवर किया जाए, बट जो 5th सेंसस होने वाला है 2025 का 5th सेंसस, इसमें इंडिया का पूरा कोस्टल लाइन कवर होगा। मतलब कोस्टल स्टेट्स भी जो अराउंड 9 कोस्टल स्टेट्स हो गए, और फिर यूनियन टेरिटोरीज भी, जो 4 यूनियन टेरिटोरीज हैं कोस्टल स्टेट्स वाले, टोटल को। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या? द आईसीएआर, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग द मरीन फिशरीज सेंसस इन 9 कोस्टल स्टेट्स। 9 कोस्टल स्टेट्स और फिर बाद में यूनियन टेरिटोरीज भी ऐड होगा। कैसे ऐड होगा वो अभी समझाऊंगा मैं। ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो नोडल एजेंसी है वो नोडल एजेंसी कौन सी है? आईसीएआर, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूरा याद रखेंगे, सिर्फ आईसीएआर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आईसीएआर, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही वो नोडल एजेंसी है जो सेंसस कंडक्ट करेगी। ओके। विथ एन एम टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, अ मोबाइल एप्लीकेशन व्यास नैव हैज बीन लॉन्च्ड, डेवलप्ड बाय द आईसीएआर, सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सेपरेट कि व्यास नेव एप्लीकेशन क्या है, तो व्यास नेव एप्लीकेशन क्या है? व्यास नेव एप्लीकेशन इज ICAR CMRI का डेवलप किया हुआ एक एप्लीकेशन जिससे मरीन फिशरीज सेंसस में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, डाटा कलेक्शन अच्छे से हो सके, जियो टैगिंग हो सके, बाकी चीजें। The last census was done in 2016, according to which there were around 3477 fishing villages in 13 coastal states and UTs in India. Yes. चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट। तो ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। इतना इंफॉर्मेशन तो हम सेंसस के लिए याद रखेंगे। फिफ्थ मरीन फिशरीज सेंसस बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। कौन से मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नोडल एजेंसी ICAR को CMFRI को बनाया गया है। अब जैसे वहां पे लिखा था कि ICAR CMFRI ये 9 कोस्टल स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर बाकी बच गए यूनियन टेरिटोरीज। तो यूनियन टेरिटोरीज में क्या होगा? फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया। ये यूनियन टेरिटोरीज और जो आइलैंड्स वाले ग्रुप हैं वहां पर इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करने का काम करेगा। मतलब नोडल एजेंसी तो ICAR CMFRI रहेगी, वो मेनली स्टेट्स में काम करेगी, लार्जर टेरिटोरी है, और कोस्टल रीजन्स और जो यूनियन टेरिटोरीज हैं और साथ ही साथ आइलैंड्स हैं वहां पे फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया ये डाटा कलेक्ट करके इनको दे देगी। इस तरह से ये दोनों कोलैबोरेट करके मरीन फिशरी सेंसस कर लेंगे। इट विल डॉक्यूमेंट एवरी मरीन फिशरी फैमिली, जैसा कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जानना है तो उनकी फैमिली, हर फिशरिंग विलेज, पिछले बार अराउंड 3500 विलेजेस तो आइडेंटिफाई किया गया, फिशिंग क्राफ्ट, फिश लैंडिंग सेंटर्स, फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग जो कि मरीन फिशरीज से रिलेटेड है, हर चीज को कवर किया जाएगा। सो दैट एक एग्जैक्ट आइडिया लगे कि इंडिया में मरीन फिशरीज को लेकर क्या स्टेटस है, उन लोगों का क्या अभी लाइफ चल रहा है, कैसे चल रहा है। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो जो पहला सिस्टमैटिक मरीन फिशरीज सेंसस स्टार्ट किया गया वो किया गया था 1980 में। जो पहला मरीन फिशरीज सिस्टमैटिक मैनर में मतलब पूरी तरह से फॉर्मल मैनर में जो पहला सिस्टमैटिक मरीन फिशरी सेंसस किया गया वो 1980 में किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र इंक्लूड नहीं था। मतलब ऐसा हो सकता है कि हर बार जब सेंसस किया जाए तो सारे रीजन इंक्लूडेड नहीं हो। अभी जो हो रहा है फिफ्थ वाला, फिफ्थ में सब इंक्लूडेड है, 9 स्टेट्स, 4 UTs, सब कुछ। द MFC 2025 मतलब मरीन फिशरी सेंसस 2025 would see a paradigm shift through the adoption of modern digital tools। जैसे हम व्यास नेव ऐप की बात कर रहे हैं, इसको यूज करना, जियो टैगिंग यूज करना, ये सारी चीजों को यूज करना है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इज फंड करने का काम, कोऑर्डिनेट करने का काम ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज करेगी। अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसके अंडर करेगी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कुछ फीचर्स यहां पे इंक्लूडेड हैं, एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि तुम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में पढ़ो। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आज प्रैक्टिस सेशन के लिए भी दिया जाएगा, और अगले सेशन में मैं फिर इसको एक्सप्लेन भी तुम्हारे साथ डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, इतना हम मरीन फिशरी सेंसस के बारे में याद रखेंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड, और देखो इसे हमने असर्शन रीजन के फॉर्म में अरेंज किया है, प्रीलिम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। यह है किसके बारे में? यह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेन आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल में, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था, सॉरी। क्या था आर्टिकल? हाउ ICJ's ओपिनियन कुड इंपैक्ट ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस से कुछ डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने एक ओपिनियन दिया, और जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो फिर उसका ओपिनियन इंपॉर्टेंट होता है क्लाइमेट चेंज के लिए। कहां पर है हेडक्वार्टर या मेन सीट कहां पर है ICJ का, बताना तुम कमेंट करके। आगे वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर तुम अभी बताओ पॉज करके। पहला असर्शन क्या है? द ICJ हैज द अथॉरिटी टू इशू एनी एडवाइजरी ओपिनियन, ठीक है, ऑन क्लाइमेट रिलेटेड डिस्प्यूट्स। ओके, बिल्कुल दे सकती है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ओपिनियन जो ज्यूरिसडिक्शन भी बन सकता है, बिटवीन नेशंस एंड दोज आर बाइंडिंग इन नेचर। अब ये गलत है गाइज, ओपिनियन कभी भी बाइंडिंग इन नेचर नहीं होगा। दिस इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। ओपिनियन जब लेने की बात की जाएगी तो डू यू थिंक इट इज बाइंडिंग इन नेचर? अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी इन्वोक्ड आर्टिकल 143
क्या ओपिनियन बाइंडिंग होगा? बताओ, नहीं बाइंडिंग होगा। फर्स्ट इज रॉन्ग, और जब फर्स्ट रॉन्ग है तो हमें आंसर मिल चुका है ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, क्योंकि आर तो करेक्ट होना ही है, ऐसा ही ऑप्शन बनता है। देख लेते क्या है। द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द आईसीजे ऑन क्लाइमेट चेंज कुड इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज एंड प्रोमोट ए स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन। अब हाँ, अगर इनका ओपिनियन इन्होंने कुछ दिया है तो वो बाइंडिंग भले नहीं हो, लेकिन इन्फ्लुएंस तो करेगा ना, एक इंपैक्ट तो डालेगा, तो एकदम सही बात हो गई। ये दोनों स्टेटमेंट में से पहला रॉन्ग था, दूसरा सही था, वही यहां पर आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम आईसीजे की बात करें तो ये आईसीजे की बिल्डिंग है, यहां देख सकते हो आप आईसीजे की बिल्डिंग, और जैसा मैंने बोला कि आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां है, अब तुमको देख सकता है पीस पैलेस, ये पीस पैलेस इसको बुलाते हैं। अब कितना पीस ये इंपोज कर पाता है, कितना पीस मैनेज कर पाता है, या पीस के पीस हो जाते हैं, ये तो कहने देखने वाली बात है। जो कहां पर है? हेग में, द हेग, नीदरलैंड में। इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1945 में, और 1946 से आईसीजे ने काम करना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी में से एक है। यूनाइटेड नेशंस की जो 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स है ना, उनके ऑफिस है न्यूयॉर्क में, एक्सेप्ट कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन? आईसीजे। मतलब यूनाइटेड नेशंस के और जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उन सब का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, एक्सेप्ट वन, कौन? आईसीजे। ये भी यूनाइटेड नेशंस का 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, बट हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में। इसको हम लोग वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड कोर्ट, AKA वर्ल्ड कोर्ट, जो कि प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। लेकिन इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क के बाहर है, हेग में है। इसकी हियरिंग जो होती है वो ऑलवेज पब्लिक होती है। आपको भी अटेंड करना है कि आज मैंने क्लास किया और मैं आईसीजे की हियरिंग अटेंड करना चाहता हूं, यू कैन अटेंड इट। 2 लैंग्वेज यूज करके, फ्रेंच एंड इंग्लिश। ऑब्वियसली नीदरलैंड में हो रहा है, फ्रेंच एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेज यूज करते हैं। केसेस 2 टाइप के आईसीजे के पास जाता है, इसको ध्यान से देखो। एक होता है कॉन्टेंशियस केसेस, मतलब 2 पार्टी के बीच कॉन्टेंशियस केसेस चल रहा है। इस कॉन्टेंशियस केसेस में 2 पार्टी है, सपोज इंडिया एंड पाकिस्तान। ये मैटर सपोज आईसीजे के पास गया, सपोज इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान आईसीजे पहुंच गया, तो इस कॉन्टेंशियस ट्रीटी में जो डिसीजन लिया जाएगा वो बाइंडिंग होगा सामने वाले नेशन के ऊपर। कॉन्टेंशियस जब केसेस होते हैं तो बाइंडिंग होगा। और दूसरा एक टाइप का केस होता है ओपिनियन वाला, जिसमें एडवाइजरी ओपिनियन है, तो एडवाइजरी ओपिनियन में ये ऑब्वियसली बाइंडिंग नहीं होगा। ये दोनों चीज याद रखिएगा, एडवाइजरी ओपिनियन वाला केस बाइंडिंग नहीं, कॉन्टेंशियस केस तो बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मोरिंगा, ड्रमस्टिक, सजना, सोजन। गर्मी में उसकी सब्जी जरूर खानी चाहिए। आजकल तो लोग गर्मी में सब्जी क्या, उसके पाउडर को भी घोलकर पीते हैं। एक्चुअली कभी जो स्वामी विवेकानंद ने बोला था या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने समझाया था कि हमारे वेदों में ज्ञान छुपा है, उपनिषद में ज्ञान छुपा है, वो अब फिर हो रहा है। बचपन में अभी भी मम्मी घर में जब सोजन की सब्जी बनाती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे छोटे भाई को उतना पसंद नहीं, बट अब ऐसे कई लोग हैं, तुम में से भी कई लोगों को पसंद नहीं होगा टेस्ट, बट मार्केट में उसी चीज को अब सलमान खान अगर कि मैं तो मोरिंगा पाउडर पी रहा हूं, शाहरुख खान एक डायलॉग के साथ उसको सेल कर रहा है, तो कई ऐसे लोग जिनको पसंद नहीं है वो मार्केट से खरीद के लाकर पानी में घोलकर पिएंगे, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट तो बड़ी होती है, राइट। आज हम इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट भी देखेंगे। प्रोटीन रिच होता है गाइस मोरिंगा पाउडर या मोरिंगा। मोरिंगा ओलिफेरा इज ए बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव। बायोडिग्रेडेबल तो होगा ना, और इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल केमिकल मेथड्स ऑफ कॉम्बेटिंग हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। एल्गल ब्लूम्स जो हम देखते हैं जंगलों में, एल्गल ब्लूम्स जो हम देखते हैं कहाँ? एक्वेटिक मीडियम्स में, जैसे पॉन्ड में, राइट। तो उस एल्गल ब्लूम को ट्रीट करने के लिए यही मोरिंगा है। आप सब तो पिक्चर देखते ही हो, सब जानते ही हो मोरिंगा का। जब गर्मी की शुरुआत होती है तब मोरिंगा काफी मार्केट में बिकता है, अब पाउडर के फॉर्म में, या कई लोग इसके पत्ते को सुखाकर पीस कर भी पीते हैं, काफी हेल्दी होता है। सो एज पर द रिसेंट स्टडी, एल्गल ब्लूम्स को ट्रीट करने के लिए, एल्गल ब्लूम्स को हटाने के लिए एक्वेटिक मीडियम से, पॉन्ड से या फिर सपोज बील वाले रीजन से, लेक्स वाले रीजन से हटाने के लिए मोरिंगा एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि ये क्या करता है ना, हमारा जो मोरिंगा है, जब हम मोरिंगा पाउडर को या मोरिंगा लीव्स को जब हम स्प्रेड कर देते हैं, तो व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगा मोरिंगा, इट वुड एक्चुअली नेचुरल फ्लोक्यूलेंट्स का काम करता है। नेचुरल फ्लोक्यूलेंट्स, ये नेचुरल फ्लोक्यूलेंट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम मोरिंगा को स्प्रे कर रहे हैं
तो एल्गल ब्लूम्स जो है वो छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स हैं। इन टाइनी पार्टिकल्स को एक साथ कोएगुलेट कर देगा, जिससे उनको एक्सट्रैक्ट कर पाना इजी हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज अ गुड मेथड, बायोडिग्रेडेबल भी है, हार्मफुल भी नहीं है, कहीं पर केमिकल भी यूज नहीं हो रहा है। अब इतना तो समझ में आ ही गया कि सेकंड जो रीजन है वो भी करेक्ट है। फिर से पढ़ लेते हैं। द सीड्स ऑफ मोरिंगा, द पाउडर ऑफ मोरिंगा या मोरिंगा लीव्स कंटेन प्रोटीन्स विच हेल्प इन क्लियरिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स एल्गे इन वाटर, आर इज करेक्ट। और इसी वजह से पहला जो ऑल्टरनेटिव है वो सही होता है, तो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पहला क्या बोल रहा था स्टेटमेंट कि मोरिंगा एक बायोडिग्रेडेबल केमिकल फ्री ऑल्टरनेटिव है एल्गल ब्लूम्स हटाने के लिए। क्यों है भाई? क्योंकि जो मोरिंगा के पाउडर होते हैं या सीड्स होते हैं, इनमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए तो हेल्दी है, लेकिन उन एल्गी को हटाने के लिए वो क्या करेगा? उनको एक साथ गैदर कर लेगा, जिसके वजह से एक्सट्रैक्ट कर पाना इजी हो जाता है। सो यस, सेकंड इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग, ए आंसर होगा। अब अगली बार जब मोरिंगा खाने मिले तो खुशी खुशी खाना, और ये वाला बेनिफिट भी याद रखना। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरा क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं, द हिंदू ने बड़ा अच्छा आर्टिकल छापा था जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि इंडिया में जूट प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है, आसाम में जूट प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, वहां पूछा जाएगा। अब इसको ज्योग्राफी से रिलेट करो, करंट से रिलेट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देखो, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर काम नहीं करेगा, क्योंकि जूट जो है उसका मेन यूज हम क्या करते हैं? बायोडिग्रेडेबल सपोज पैकेट बनाने के लिए, थैली बनाने के लिए, बायोडिग्रेडेबल थ्रेड बनाने के लिए ताकि वो प्लास्टिक वाले रस्सी यूज नहीं हो, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल्स बनाने के लिए। तो इन सब के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में किसकी जरूरत है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की जरूरत है। ये जो हमारा जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप देख रहे हो 1971 में स्टेब्लिश हुआ, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है, एग्रीकल्चर के अंदर नहीं, टेक्सटाइल के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या? इट वॉज एस्टेब्लिश टू प्रोक्योर रॉ जूट, अभी तक तो सही लग रहा है। एंड मेस्टा, मेस्टा से भी गाइस हम थ्रेड निकालते हैं, सेम जिस तरह से जूट से थ्रेड निकाला जाएगा, रस्सी बनाई जाएगी, उसी तरह मेस्टा से भी। फ्रॉम ग्रोवर्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर्ड एनुअली। यस करेक्ट। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए किया गया कि हमारे जो जूट कल्टीवेटर्स हैं, जो फार्मर्स हैं बंगाल के, आसाम के, बिहार के, इंडिया के। अब मैंने इस ऑर्डर में क्यों नाम लिया बंगाल, आसाम, बिहार? इसके पीछे भी एक पर्पस है, अभी मालूम पड़ेगा। तो हमारे बंगाल, आसाम, बिहार के या इंडिया के जो फार्मर्स हैं, जूट ग्रोवर्स हैं या मेस्टा ग्रोवर्स हैं, इनको लॉस नहीं लगे, इनसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जूट खरीद सकती है, ये पर्पस है। यस, द प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस बाय जेसीआई आर बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, CACP। ये एकदम नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हाँ, ये जो जिस प्राइस पे खरीदा जाएगा वो रिकमेंडेशन का काम कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। 3 इज ऑल्सो करेक्ट। करेंटली द जेसीआई ऑपरेट्स ओनली इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ऐसा क्यों है भाई? दीदी ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि सिर्फ वहीं पर बिकेगा, फिर तो हमारे यहाँ आसाम वाले मामा नाराज हो जाएंगे कि भाई जेसीआई आसाम में क्यों नहीं काम कर रहा है, और बिहार वाले नीतीश चाचा भी नाराज हो जाएंगे, करे भाई बिहार में क्यों नहीं काम कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट ओनली वर्किंग इन वेस्ट बंगाल, सिर्फ वेस्ट बंगाल में वर्क नहीं कर रहा है। 4th इज रॉन्ग। 2 and 3 आर करेक्ट। आंसर देखो क्या है? बी। अब जरा इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो हम देख चुके हैं। सेकंड इज करेक्ट, 1971 में किया गया ताकि एमएसपी पे खरीदा जा सके। जो रिकमेंडेशंस होता है प्राइस का वो CACP करती है, राइट। और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, बाकी जगह पर भी फंक्शनल है पूरी तरह से। जूट की हम जहां तक बात करते हैं, आप यहाँ जूट देख सकते हो, इस पिक्चर का भी एक पर्पस है, अभी समझाऊंगा मैं। ये जो हमारे भाई लोग जो यहाँ पर जूट कल्टीवेशन में काम कर रहे हैं अपना, इनका भी पर्पस है। जूट, इसको गोल्डन फाइबर भी बुलाया जाता है गाइज, याद रखिएगा। जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर एंड इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है किसके बाद? कॉटन के बाद। ये चीज भी याद रखो, ऐसे ऐसे टर्म्स एग्जामिनेशन में आते हैं। सिंपल दे देगा कि जूट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप आफ्टर कॉटन। अब मालूम ही नहीं है तो क्या बनाओगे? उस टाइम में अक्कर बक्कर बम्बे बो काम नहीं आएगा, इसलिए याद रखना है। गोल्डन फाइबर बुलाते हैं, ये भी याद रखेंगे। एंड
हमारा प्यारा भारत, इंडिया दैट इज भारत, या भारत अर्थात इंडिया, यही है, दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। और इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन? वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, मतलब नंबर 1 फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो अब याद रहेगा आपको कि असम इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। असम में एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जूट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होती है। जूट के हम हार्वेस्टिंग की बात करें, कुछ डिटेल्स देखें तो जूट की हार्वेस्टिंग जब प्री बर्ड स्टेज में की जाती है गाइज ना, तो क्वालिटी बड़ा अच्छा मिलता है फाइबर का। मतलब अगर आपको बेस्ट क्वालिटी फाइबर चाहिए तो प्री बर्ड स्टेज में ही जूट कल्टीवेशन करिए। हालांकि क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो जब क्वांटिटी बढ़ाने की बात करेंगे तो हम ओल्डर क्रॉप से निकालेंगे, बट ओल्डर क्रॉप से जब क्वांटिटी निकालते हैं तो थोड़ा जो थ्रेड होता है ना वो कोअर्स क्वालिटी का आता है, उतना सॉफ्ट नहीं होता है। ये वैसा ही है, अभी आम का सीजन चल रहा है, कई लोग अभी अपने आम के बागों में क्या कर रहे हैं, कार्बेट डाल देते हैं या दवा डाल देते हैं। उससे क्या होगा कि आम जल्दी मार्केट में आ जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि आम को पकने देते हैं, फिर वो मार्केट में आता है। अब सेम यहां पर है कि जब हमको जूट की क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी चाहने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले प्री बर्ड या बर्ड स्टेज में ही जूट निकाल लेंगे। आम से बढ़िया एक और एग्जांपल, सपोज लौकी है, तो लौकी को अगर छोटे लौकी की सब्जी जो खिच्चा होता है, सॉफ्ट होता है, उसकी सब्जी खाने में बड़ा मजा आता है, क्वालिटी अच्छी है, बट क्वांटिटी कम होगा, वेट के फॉर्म में किसान को कम फायदा होगा। किसान ने उसको बढ़ने दिया, वो लौकी काफी बड़ा हो गया, तो उसमें फायदा तो ज्यादा होगा, वेट बढ़ गया, बट क्वालिटी कम हो जाएगी ना, टेस्ट कम हो जाएगा। ठीक इसी तरह जूट में भी है कि जब इसको प्री बर्ड स्टेज में काटा जाता है तो क्वालिटी अच्छी है बट क्वांटिटी कम है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए जब ओल्ड होने दिया तो थोड़ा कोर्स क्वालिटी का हो जाता है। यूज दोनों के होते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं रेटिंग। रेटिंग क्या है? RETTING, रेटिंग। ये जो हमारे भाई लोग जूट कल्टीवेशन के लिए कर रहे हैं, इसी को रेटिंग बोलते हैं। जूट क्रॉप को देखो, ये लोग पानी में डुबा के छोड़ देंगे, ये पानी में डुबाकर क्लीन वाटर में, ऑब्वियसली क्लीन वाटर में, राइट, पानी साफ होना चाहिए। इनको क्लीन वाटर में, स्लो मूविंग क्लीन वाटर, इसमें पानी में छोड़ दिया जाएगा सड़ने के लिए एक्चुअली, और सड़ते सड़ते धीरे धीरे ये थ्रेड रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद थ्रेड निकाल के आगे आपको जो काम करना है आप कर सकते हो। तो ये हमारे भाई लोग जो काम कर रहे हैं इसको रेटिंग बोला जाता है। ठीक है, जूट कल्टीवेशन का ये प्रोसेस याद रखना, ये सारी चीजें। लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट साकुरीजियामा वोल्केनो। साकुरीजियामा वोल्केनो इस तरह से न्यूज में था, क्या जापान साकुरीजियामा वोल्केनो इरप्ट्स, फिर से जापान का साकुरीजियामा वोल्केनो इरप्ट होता है। तुमको मैंने लास्ट सेशन जो करवाया था, जो लास्ट के सेशंस हुए हैं उनमें मैंने रिंग ऑफ फायर के बारे में बताया था, और वहां हमने डिस्कस किया था दैट जापान रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में है, तो फिर तो वोल्केनो तो होंगे ही, अर्थक्वेक होगा ही। Sakuriyama is one of the most active volcano in Japan. Correct. It is located in the northern Honshu near Tokyo. अब इस चीज के लिए हमें मैप देखना होगा कि क्या ये टोक्यो के पास है, नॉर्दर्न रीजन में है या फिर सदर्न रीजन में है। तो एक्टिव वोल्केनो है, होगा ही, क्योंकि जापान रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में पड़ता है। बट साकुरीजियामा इज इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट, टोक्यो के पास वास नहीं है। साकुरीजियामा कहां पर है? साउथ वेस्टर्न पार्ट में है। बस ये याद रखेंगे कि अगर साकुरीजियामा आया तो हम ये याद रखेंगे कि साकुरीजियामा टोक्यो के पास नहीं है, टोक्यो से दूर है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में जापान के पड़ता है साकुरीजियामा। आप इस मैप पे साकुरीजियामा को ढूंढ सकते हो और टोक्यो को ढूंढ सकते हो कि टोक्यो कहां पर है। दिख रहा है कहां पर है टोक्यो और कहां है साकुरीजियामा? टोक्यो से दूर है। ये आज के प्री सिक्योर के क्वेश्चंस थे। कल प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें दिया था विथ रेफरेंस टू ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक डिजीज है जो आई में, ये आंखों से रिलेटेड डिजीज होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो फिर पूरे आंख की रोशनी जा सकती है। दैट्स वाई इसको ट्रीट करना जरूरी है। एंड एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि WHO ने पिछले साल इंडिया को ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर कर दिया है। दैट्स खुशखबरी फॉर अस, बड़ी अच्छी बात। ट्रैकोमा हैज बीन एलिमिनेटेड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। वाओ, वेरी नाइस, राइट। ट्रैकोमा इज क्लासिफाइड एज WHO एज वन ऑफ द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। अब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्यों गाइस? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ना जनरली डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया या पुअर नेशंस लाइक बांग्लादेश, पुअर ही हैं, डेवलप कर रहे हैं, बट जैसे हालात हैं डेवलपमेंट आगे ज्यादा होगा नहीं उनका। हमारा नॉट सो प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, इन नेशंस में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस काफी होते हैं, और आईज क्लीन नहीं रहने के वजह से, इसलिए आई में आप रात को क्लीनिंग करने के लिए ड्रॉप डालिए, पानी से धो लीजिए,
है ना, गुलाब जल डाल सकते हैं, बस इन्फेक्शन नहीं होने देना है, नेग्लेक्टेड डिजीज बन जाता है। WHO ने इसको नेग्लेक्टेड डिजीज में क्लासिफाई कर रखा है। बाकी और कौन कौन से नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अगले किसी सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे। इंडिया ट्रैकोमा फ्री हो चुका है, सही। द WHO एम्स टू एलिमिनेट ट्रैकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ग्लोबली बाय द 2030 तक WHO इसको ग्लोबली खत्म करने की टारगेट रखा है। हमने पहले ही खत्म कर लिया, हम इंडियंस हैं, कई प्रॉब्लम्स पहले खत्म कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे। दूसरा क्या है, गांधी जी के नटाइल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स के बारे में। तो इट वॉज सेटअप बाई MK गांधी फॉर यूज बाय द ब्रिटिश एज ए स्ट्रेचर बियरर, मतलब नर्सिंग फैसिलिटी ड्यूरिंग द सेकेंड बोअर वॉर विथ एक्सपेंसेस मेड बाय लोकल इंडियन कम्युनिटी। यस, सही। गांधी जी वॉज बेस्टोर्ड विद द टाइटल कैसर हिंद, जो कि गांधी जी ने बाद में वापस किया था। कब वापस किया था? कुछ लोग गलती से इसको ऐसा पढ़ लेते हैं, गांधी जी रिटर्न कैसर हिंद आफ्टर जालियांवाला बाग, नॉट जस्ट आफ्टर जालियांवाला बाग। तुम्हें हिस्ट्री के क्लासेस में मैंने पढ़ाया है कि जालियांवाला बाग और उसके साथ पैरेलल में फिर एक और इवेंट होगा, खिलाफत इशू, जो खलीफा के अगेंस्ट जो डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट हुआ था, उसके लिए इंडिया में खिलाफत इशू स्टार्ट हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट में। इन दोनों को मिलाकर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन प्लान किया, और उस टाइम में गांधी जी ने बोला बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश टाइटल, खुद से शुरुआत की और कैसर हिंद वापस कर दिया। सो जालियांवाला बाग और साथ में खिलाफत इशू, इन दोनों को मिलाकर गांधी जी ने कैसर हिंद वापस किया, है ना, नॉट जस्ट इमीडिएटली आफ्टर जालियांवाला बाग। तो एग्जामिनेशन में अगर स्टेटमेंट आए, एक स्टेटमेंट ऐसे लिखा रहे दैट गांधी जी रिटर्न्ड कैसर हिंद एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट जालियांवाला बाग, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि ये प्रोटेस्ट है, लेकिन कब लौट आया उस चीज को याद रखिएगा, पूरा पर्सपेक्टिव याद रखिएगा। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस में ये कई बार एक्सप्लेन हुआ है। सेकंड इज करेक्ट। गांधी जी बिलीव्ड दैट बाय असिस्टिंग द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉर through nursing works, which is considered a noble profession, could influence them to recognize the rights of Indians in South Africa. Yes, एकदम सही बात है कि अगर हम नर्सिंग वर्क करें, जो कि एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है, तो बिल्कुल ब्रिटिश इन्फ्लुएंस होंगे और इंडियंस के राइट्स के बारे में सोचेंगे। हालांकि ब्रिटिश इतने दूध के धुले खुद थे नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या था कल का? द फेनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहॉर्ट नॉलेज बेस और फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो बड़ी सिंपल सी बात है गाइज, ये जो फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ना, इसको बस इतना याद रखना है कि इट इज रिलेटेड टू कलेक्ट बायोलॉजिकल सैंपल्स टू इनहेंस प्रिडिक्शन मॉडल्स फॉर कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज। कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज से रिलेटेड जो कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज है उससे रिलेटेड बायोमेडिकल सैंपल्स कलेक्ट करना, सो दैट रिसर्च किया जा सके और ऐसे कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज को दूर किया जा सके। दैट्स व्हाई ये फिनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। आज 17th में प्री सिक्योर के ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम्हारे पास हैं। पहला क्वेश्चन किसके बारे में है? फर्स्ट एवर एक्वा इंश्योरेंस, रिसेंट हुआ था गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से आज ढूंढकर इसका आंसर करना, अगले सेशन में तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एक्वा सेंसस के बारे में, फर्स्ट एवर एक्वा इंश्योरेंस के बारे में, सेंसस नहीं इंश्योरेंस, सेंसस तो हम पढ़ चुके हैं, फिशरी सेंसस। और दूसरा तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कि फिर से न्यूज में था, हालांकि ये स्टार्ट पहले किया गया बट फिर से न्यूज में था। इन दोनों चीज के बारे में ये आज का प्री सिक्योर था। फिर हम लोग प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन में मंडे को मिलेंगे। अपनी पढ़ाई करते रहो रेगुलरली, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, है ना, बिना डरे, क्योंकि जो डर गया वो घर गया, इसलिए डरना नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, टेक केयर, जय हिंद।